हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 23। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। चैप्टर है 23, इकाई 8 लोक नीति, यानी यूनिट आपका कौन सा चल रहा है? 8वां, लोक नीति। लोक नीति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी में भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। लोक नीति या सार्वजनिक नीतियां लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई जाती हैं, उसका जिसका उद्देश्य समाज कल्याण एवं विकास से संबंधित होता है। सरकार की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी लोक नीति होती है या सार्वजनिक नीति होती है वो किस लिए बनाई जाती है? लोगों के समाधान के लिए। और इसमें जो है सरकार क्या होती है? अहम भूमिका होती है, क्योंकि सरकार ही से क्या करती है, पूरा जो क्रियान्वयन है वो सरकार का होता है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार के द्वारा इसकी अहम भूमिका है, सरकार के द्वारा शुरू की गई। उसके बाद ये नीति लागू और फिर सारे लोगों तक पहुंचाई गई। तो जो लोक नीति है वो लोगों की समस्याओं को दूर करती है और इसमें सरकार की जो है अहम भूमिका होती है। लोक नीति का अर्थ, मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लोक नीतियाँ भी सरकार के समान ही प्राचीन है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, लोकतंत्र सरकार का स्वरूप चाहे जो भी रहा हो, अर्थात जहाँ कहीं भी सरकारें रही हैं वहाँ लोक नीतियों का निर्माण एवं क्रियान्वयन हुआ है। जनता की अनेक समस्याओं एवं मांगों के समाधान के लिए सरकार जो नीतियाँ बनाती हैं वही क्या कहलाती है? लोक नीतियाँ कहलाती हैं। चाहे वो राजतंत्र में हो, चाहे राजा के द्वारा कोई नीतियाँ बनाई गई हो, चाहे कुलीन तंत्र में बनाई गई हो, चाहे तानाशाही है उसमें, जो भी नीतियाँ किसी भी राज्य में बनाई गई हो वो किसके लिए है? वो क्या है? उसमें कार्य तो हुआ ही है, उन्होंने कोई ना कोई कार्य किया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य में क्या हुआ, उन्होंने बहुत से कार्य किए हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र विकसित हुआ है। तो ये क्या है, अलग अलग नीतियाँ हर समय के अनुसार बदलती गई हैं, पर नीतियाँ जो हैं वो सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये क्या है, लोक हित के लिए जो की गई नीतियाँ हैं वो क्या हैं? लोक नीतियाँ कहलाती हैं। लोक नीति की परिभाषाएं। लोक नीति की प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा इस प्रकार है। कॉल जे फेडरिक के अनुसार लोक नीति निश्चित वातावरण के अंतर्गत एक व्यक्ति, समूह अथवा सरकार की क्रियाविधि की प्रस्तावित प्रक्रिया है जो अवसर एवं रुकावटें प्रदान करती है, जिसे नीति एक उद्देश्य की एक पूर्ति अथवा लक्ष्य की प्राप्ति संबंधित प्रत्यय हेतु उपयोग में लाती है। ये किसने कहा है? कॉल जे फेडरिक्सन ने कहा है। रॉबर्ट आइंस्टाइन के अनुसार सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोक नीति कहलाती है। किसने कहा है ये? रॉबर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा है? जो सरकारी वर्ग है, सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोक नीति कहलाती है। रिचर्ड रोज के अनुसार लोक नीति एक निर्णय नहीं बल्कि एक क्रिया की एक प्रक्रिया अथवा प्रतिरूप है। क्या है लोक नीति? लोक नीति एक निर्णय नहीं है बल्कि यह क्रिया की एक प्रक्रिया अथवा प्रतिरूप है। डिमॉक कहते हैं, डिमॉक ने नीतियों की परिभाषा करते हुए लिखा है कि नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण वे नियम हैं जो प्रशासकीय निर्णयों का मार्ग प्रशस्त करती है। जैसे कि नीति एक और तो लक्ष्य या उद्देश्यों से और दूसरी ओर कार्य संचालन के लिए उठाए गए कदमों से भिन्न होनी चाहिए।
नीति न तो स्थिर वस्तु है न ही यह स्थायी होती है। यह गतिशील और निरंतर परिवर्तित होने की प्रवृत्ति रखती है। जब उद्देश्य बदलते हैं, पर्यावरण में परिवर्तन होता है तथा परिस्थितियों में भिन्नता आती है, तो तदनुसार नीति का निर्धारण किया जाता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि लोक नीतियाँ सरकारी निर्णय हैं जो कुछ लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी गतिविधियों के परिणाम के रूप में सामने आती है। लोक नीति की प्रकृति। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर लोक नीति की निम्नलिखित प्रकृति उभर कर सामने आती है। फर्स्ट है, लोक नीति के सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन में क्रियाविधि का एक सुक्रमित ढांचा या प्रक्रिया भी शामिल है। इसके लिए महत्वपूर्ण सरकारी अभिकरणों जैसे कार्यपालिका, विधायिका, नौकरशाही एवं न्यायपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध एवं पारस्परिक क्रिया की आवश्यकता है। सेकंड पॉइंट है, लोक नीतियाँ लक्ष्य प्राप्ति की ओर अभिमुख होती है जो सरकार की योजनाओं के बारे में स्पष्ट रूप से बताती है। थर्ड पॉइंट है, लोक नीति वह है जो सरकार वास्तव में करने का निश्चय करती है या करने पसंद करती है। यह एक निश्चित प्रशासनिक प्रणाली के अंतर्गत सरकारी वर्ग का राजनीतिक वातावरण के विशिष्ट कार्य क्षेत्र से संबंध को दर्शाती है। इसके अनेक रूप हो सकते हैं जैसे कानून, अध्यादेश, न्यायिक निर्णय आदि। फोर्थ पॉइंट है, लोक नीति सामूहिक रूप से आधिकारिक एवं कर्मचारियों की क्रियाकलापों की प्रक्रिया है, न कि उनका पृथक निर्णय। फिफ्थ पॉइंट है, लोक नीति को कानून एवं सत्ता का समर्थन प्राप्त रहता है। सिक्स पॉइंट है, लोक नीति सकारात्मक है क्योंकि यह सरकार को विशिष्ट समस्याओं के समाधान के कार्य में संलग्न करती है, न कि नकारात्मक भी है। यह नकारात्मक भी है क्योंकि इसमें कुछ विशिष्ट मुद्दों पर सरकार की कार्यवाही न करने की संबंधी निर्णय भी शामिल रहते हैं। लोक नीति निर्णय की विशेषताएं। लोक नीति निर्णय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट है, एक जटिल प्रक्रिया। कुछ ऐसे तत्व भी कार्यशील होते हैं जिनका पता नीति निर्धारकों को भी नहीं होता और इनका पता लगाना एक जटिल प्रक्रिया होती है। सेकंड पॉइंट है, परिवर्तनगामी। परिवर्तित होती परिस्थितियों से प्रभावित मुद्दे, समय एवं समाज के अनुरूप इसमें शामिल तत्वों की सक्रियता एवं भागीदारी में अंतर आता रहता है। थर्ड पॉइंट है, उपसंरचना का योगदान। प्रत्येक उपसंरचनाओं का लोक नीति निर्माण में योगदान भिन्न भिन्न समाजों पर निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट है, निर्णय प्रक्रिया, निर्णयन प्रक्रिया। नीति निर्माण में निर्णय की अहम भूमिका होती है क्योंकि यही बाद में नीति के रूप में परिणत होती है। फिफ्थ पॉइंट है, दिशा निर्देशकों का रेखांकन। मुख्य बातों के लिए दिशा निर्देश तय होने के बाद उपनीतियों के ब्यूरो एवं उन्हें व्यवहार में लाने के लिए नियम निर्मित करना होता है। सिक्स पॉइंट है, कार्य रूप में परिणत। सामाजिक दृष्टि से लोक नीतियों की सार्थकता उनके क्रियान्वयन में है। सेवन पॉइंट है, भविष्योन्मुख। नीति निर्माण में भविष्य पर नजर रखी जाती है। इसमें भविष्य की अनिश्चितता, शंका एवं अनुमान को साथ साथ लेकर चला जाता है। 8 पॉइंट है, लोकहित। लोकहित की अवधारणा लोक नीति को प्रभावित करती है और यह नीति निर्माण का एक महत्वपूर्ण औजार होता है। 9 पॉइंट है, संसाधनों का उचित उपयोग। कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ उठाने के विचार से बनाई जाने वाली लोक नीति में परिमाणात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। क्या कह रहे हैं 9 पॉइंट, संसाधनों का उचित उपयोग।
कम से कम व्यय में अधिक से अधिक लाभ उठाने के विचार से बनाई जाने वाली लोक नीति में परिणामात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक पक्षों पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक नीति के विभिन्न प्रकार। लोक नीति विभिन्न प्रकार की होती है जिसमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। फर्स्ट है तात्विक अथवा सारगत नीतियाँ। ये नीतियाँ समाज के सामान्य कल्याण एवं विकास से संबंधित है। शिक्षा का संबंध एवं रोजगार के अवसर, आर्थिक स्थितिकरण, विधि एवं व्यवस्था परिवर्तन, प्रदूषण निरोधक विधान आदि कार्यक्रम तात्विक नीति के सूत्रीकरण के परिणाम है। ये नीतियाँ समाज के विशिष्ट या विशेषीकृत वर्गों से संबंधित नहीं होती बल्कि ऐसी नीतियों का सूत्रीकरण समस्त समाज संविधान के मूल स्वरूप, सामाजिक आर्थिक कठिनाइयों एवं समाज की नैतिक मांग के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सेकंड पॉइंट है नियंत्रक नीतियाँ। इन नीतियों का संबंध व्यापार, व्यवसाय, सुरक्षा उपाय, जनोपयोगी सेवाओं आदि के नियंत्रण से है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक, जीवन बीमा निगम, राज्य वित्तीय निगम, राज्य वित्त परिषद आदि जैसी सेवा प्रदाता संस्थाओं और सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ नियंत्रक नीतियाँ कहलाती है। थर्ड पॉइंट है वितरक नीतियाँ। ये नीतियाँ समाज के विशिष्ट वर्गों के लिए होती है। इसमें मुख्यतः सारे लोक सहायता एवं कल्याण कार्यक्रम शामिल रहते हैं। अनुदान, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में अपनाए जाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थ पॉइंट है पुनः वितरक नीतियाँ। इन नीतियों का संबंध नीतियों की पुनः व्यवस्था से है जो मूल सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन लाने से संबंधित होती है। कुछ सार्वजनिक वस्तुओं, पब्लिक गुड्स एवं कल्याण सेवाओं का वितरण समाज के विशिष्ट वर्गों में बेमेल होता है। ऐसी सेवाओं एवं माल को पुनः वितरक नीतियों द्वारा सीमित किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है पूंजीगत नीतियाँ। इन नीतियों के अंतर्गत राज्यों एवं स्थानीय सरकारों को संघीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है। यह सहायता केंद्रीय एवं राज्य के व्यवसायों तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र को भी प्रदान की जाती है। पूंजीकरण नीतियाँ तात्विक, नियंत्रक, वितरण एवं पुनः वितरक नीतियों से भिन्न होती है क्योंकि इन नीतियों द्वारा लोक कल्याण की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। लोक नीति का महत्व। वास्तव में नीति एक निश्चित अवधि के अंतर्गत किसी कठिनाई या मुद्दे से निपटने की एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है किसी भी समाज में राज्य द्वारा अपने लिए चुनी गई भूमिकाओं में लोक नीति का विस्तार एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण होता है। लोक नीतियों के माध्यम से राज्य ने अपना कार्यक्षेत्र केवल नियंत्रण से विस्तारित कर विकास तक फैला दिया। नीतियों के सूत्रीकरण एवं क्रियान्वयन के लिए अनेक सरकारी शाखाओं एवं संस्थाओं का जन्म हुआ। सेकंड पॉइंट है चूंकि लोक नीतियों का पहला मुख्य उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में रहा है, इसलिए औद्योगिक एवं कृषि संबंधित विकास के क्षेत्र में व्यापक नीतियों का सूत्रीकरण हुआ। अनेक नीतियों को कानूनी अधिनियमों में परिवर्तित कर दिया गया, जैसे औद्योगिक विकास एवं नियंत्रक अधिनियम या भूमि काश्तकारी कानून। थर्ड पॉइंट है भारत में लोक नीतियों का सूत्रीकरण सामाजिक आर्थिक विकास एवं राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। ये उद्देश्य जटिल रहे हैं तथा सुसंगत नीतियों का मांग करते हैं। सामाजिक आर्थिक विकास, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा, राजनीति स्थायित्व आदि लोक नीति के मुख्य भाग बन गए हैं। फोर्थ पॉइंट है लोक नीति का अध्ययन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने न केवल
युद्ध में भाग लेने वाले देशों में सामाजिक आर्थिक संकट पैदा किए, बल्कि उन देशों में भी अन्य अज्ञात समस्याएं पैदा कर दी जो औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए थे या स्वतंत्र होने की प्रक्रिया में थे। औपनिवेशवाद ने इस देशों को अभावग्रस्त बनाकर छोड़ा था, अतः इस संकट में राज्य के कंधों पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ डाल दिया गया था। संकटग्रस्त व्यवस्था की समस्याओं को लाभप्रद लोकनीतियों के जरिए ही हल किया जाता था। फिफ्थ पॉइंट है औद्योगिकरण का बड़ा हिस्सा राज्य की भागीदारी से ही संपन्न हो पाया और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिला, जिससे समाज के पीड़ित तबकों की ओर ध्यान दिया गया। सिक्स पॉइंट है प्रतियोगी व्यवस्था। पूंजीवाद में राज्य एक निर्णायक की भूमिका, जो प्रतियोगी व्यवस्था पूंजीवाद है उसमें राज्य एक निर्णायक की भूमिका धारण करते हुए कुछ नीतियां निर्धारित करता है एवं उपयोगी एवं प्रतियोगी शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। पूंजीवादी समाजों में उन विभिन्न सामाजिक आर्थिक समस्याओं तथा संकटों का सामना करने के लिए पर्याप्त क्रियाविधि उपलब्ध नहीं रहती है जिन्हें बाजार पैदा कर देता है। यही ऐतिहासिक आवश्यकताएं हैं जिसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा दिया। इस प्रक्रिया में राज्य लोकनीतियों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करता है। सिक्स पॉइंट है प्रतियोगिता तथा निजीकरण की ताकतों द्वारा पैदा की गई विकृतियों को सही करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका राज्य की ही है और इस संदर्भ में राज्य द्वारा नीतियों का निर्धारण समय एवं स्रोतों की उपलब्धता, अल्पकालिक एवं दीर्घकालीन प्रभाव, सुरक्षा उपाय तथा संवैधानिक उपबंधों आदि को ध्यान में रखकर करना होगा। 7 पॉइंट भारत में लोक नीति के महत्व को 3 प्रकारों में वर्गीकृत करके ढांचागत हस्तक्षेप, तकनीकी हस्तक्षेप तथा उन्मूलन हस्तक्षेप के संदर्भ में देखा जा सकता है। लोकनीति के उपागम। लोकनीति निर्माण से लेकर मूल्यांकन तक के सभी चरण विभिन्न उपागमों के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। लोकनीति सरकार की उन समस्त गतिविधियों को दर्शाती है जिसके द्वारा नागरिकों या लोकनीति के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं। बी गाई पीटर्स ने कहा कि किसी सरकार की सफलता व विफलता का आंकलन लोकनीतियों के आधार पर होता है। लोकनीति के विभिन्न उपागम निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रक्रिया उपागम। लोकनीति के प्रक्रिया उपागम को जोन्स ने निम्नलिखित चरणों में विभाजित करके समझाया है। एजेंडा निर्धारण। एजेंडा निर्धारण उन सभी मुद्दों को आधार बनाता है जो राजनीति, सामाजिक, आर्थिक रूप से जनता को प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण। नीति निर्माण विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा संपन्न होते हैं। क्रियाविधि। क्रियान्वयन। क्रियान्वयन लोकनीति की अंतर्निहित क्रिया है जो प्रशासनिक प्रक्रियाओं की परिलक्षित करती है। जो प्रशासनिक जो प्रक्रिया है उसको क्या करती है? परिलक्षित करती है। मूल्यांकन। मूल्यांकन एक निर्धारण की प्रक्रिया है जो व्यवस्थित तरीके से उन गतिविधियों का परीक्षण करता है जो सरकार ने लोकनीति के क्रियान्वयन के लिए उपयोग की है। सेकंड पॉइंट है तार्किक प्रत्यक्षवाद उपागम। तार्किक प्रत्यक्षवाद का तात्पर्य नीति निर्माण में प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर तार्किक रूप से लोकनीति का निर्माण करना है। 1940 के दशक में हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक प्रशासनिक व्यवहार में तार्किक प्रत्यक्षवाद की चर्चा की थी। इसमें प्रशासनिक संगठन में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन किया गया था। तार्किकता से न केवल सरकार के दृष्टिकोण को बल्कि नागरिकों के परिप्रेक्ष्य से भी प्रशासकों की क्षमता का आंकलन होता है। थर्ड पॉइंट है घटनात्मक उपागम। किसी भी तथ्य या घटना का विश्लेषण व्यवस्थावादी रूप में करना घटनात्मक उपागम कहलाता है। ये उपागम इन सिद्धांतों पर आधारित है कि
लोक प्रशासनिक संगठन के सभी अंग पारस्परिक रूप से जुड़े हुए तथा आत्मनिर्भर हैं। प्रशासनिक विश्लेषक घटना के विश्लेषण में इस उपागम का प्रयोग करते हैं। इस उपागम में किसी घटना या तथ्य या विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आदर्श मूलक उपागम। लोकनीति में सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विषमताओं को ध्यान में रखकर किया गया नैतिक निर्णय ही लोकनीति का आदर्शात्मक उपागम कहलाता है। यह उपागम नवीन लोक प्रशासन आदर्शात्मक रूप है। लोकनीति में नैतिक मूल्यों पर जोर देना इस उपागम का उद्देश्य है। समाज के सभी लोगों के लिए जीवन की सुविधाएं बढ़ाने का आग्रह किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है सहभागी उपागम। लोकनीति निर्माण क्रियान्वयन में संशोधन आदि के मामलों में प्रशासन के सभी कर्मचारियों द्वारा सहभागिता का समर्थन करना सहभागी उपागम है। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों और समूहों के सहभागिता द्वारा लोकनीति को अधिक जवाबदेह बनाना भी सहभागिता कहलाता है। नीति विज्ञान की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसी साइंस। नीति विज्ञान लोकनीति की एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है। सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित आयाम ही नीति विज्ञान है। नीति विज्ञान की अवधारणा को सर्वप्रथम 1991 में लॉसवेल ने अपनी पुस्तक दी पॉलिसी ओरिएंटेशन में दी थी। किसने दी थी? नीति विज्ञान की अवधारणा सर्वप्रथम 1991 में लॉसवेल ने अपनी पुस्तक दी पॉलिसी ओरिएंटेशन में दी थी। लॉसवेल ने नीति विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। कौन सी है? फर्स्ट है बहुवैश्विक, सेकंड है संदर्भित एवं समस्या उन्मुख, थर्ड है विशुद्ध मानदंडात्मक। नीति विज्ञान की परिभाषाएं। बी सुब्रमण्यम ने नीति विज्ञान को सामाजिक, भौतिक एवं प्राकृतिक विज्ञान के ज्ञान का व्यवहारिक पक्ष माना जो समय अनुसार एवं भविष्य में नीति समस्याओं को चिन्हित कर निस्तारित में मदद करता है। कैरोल वीस ने निम्नलिखित तरीके से नीति विज्ञान की विवेचना की है। कैसे? सामाजिक समस्याओं को परिभाषित करना, ज्ञान रिक्तता को चिन्हित करना, सामाजिक शोध विधियों के द्वारा आवश्यक आंकड़ों का संग्रहण करना, समस्या निदान की व्याख्या करना, नीति का विवेकसम्मत चयन करना। लोकनीति में नीति विज्ञान की मान्यताएं। लोकनीति में नीति विज्ञान की मान्यताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है नीति अनुसंधान की अंतःविषयक प्रकृति। इसके सामाजिक प्रकृति प्रशासनिक वैज्ञानिकों में लोकनीति से संबंधित समस्याओं को प्रेरित करता है तथा व्यावसायिक प्रशिक्षित समूहों को नीति उन्मुखता में विकसित करने में मदद करता है। सेकंड पॉइंट है वॉल्ट ने विकासशील देशों के संदर्भ में मत व्यक्त किया कि सरकारें बिना जन सहयोग के भी सत्ता धारण एवं अग्रहित करती है और लोक नीतियाँ बनाती है। थर्ड पॉइंट है थियरकस्टन ने के अनुसार नीति निर्माण एवं प्रशासन सामान्यतः समूहों एवं अंतःक्रियात्मक प्रक्रियाएं हैं और व्यक्ति विशेष सुझाव या नीति तत्व एवं सामूहिक गतिविधि के रूप में चिन्हित करना मुश्किल होता है। व्यक्ति विशेष का योगदान नीति निर्माण की प्रक्रिया में निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉर के अनुसार किसी भी नीति में विषय सामग्री से ज़्यादा आवश्यकता उन्नत तकनीकों की है जिसके आधार पर नीति निर्धारित है। नीति के विभिन्न आगत जिनको वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से संकलित किया जा सकेगा उतना ही नीति का उद्देश्य पूर्ण बनाना संभव होगा। फिफ्थ पॉइंट है तार्किकता वैज्ञानिकता का एक अहम आयाम है। इस आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि निर्धारित उद्देश्यों की आपूर्ति किस प्रकार से अधिक उपलब्धता में परिवर्तित हो सकती है
इसके माध्यम से नीति निर्माण की अर्हताएं को निष्पक्ष तरीके से समझा जा सकता है। 6 पॉइंट है, कोई नीति वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्मित होती है, परंतु भविष्य के संकेतों को समझने में उसकी भव्यता संभाव्यता वैज्ञानिक दर्शन निर्धारित करता है। नीति के विभिन्न घटक तत्वों, अंतःक्रियाओं तथा उनकी भविष्य में परिणति का अध्ययन संभाव्यता के आधार पर संभव है। लोक नीति एवं प्रशासन, पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। थियोडोर मॉरमॉर के अनुसार लोक नीति का तात्पर्य सरकार के निर्णयों से है। इन्होंने लोक नीति एवं लोक प्रशासन के बीच संबंधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया। थियोडोर मॉरमॉर ने एक लोक नीति के लिए 3 प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता बताई है। कौन सी? नीति के बारे में जानना, यह जानना कि नीति विशेष का प्रादुर्भाव क्यों हुआ है, अनुभवों के द्वारा व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना। ये किसने कहा है, किसने बताई है? थियोडोर मॉरमॉर ने। लोक कार्यक्रमों के द्वारा लोक नीति का निष्पादन ही लोक नीति का मूल आधार है। इस तरह से संगठनों का निर्माण, नीतियों के लिए लोक अभिकरणों एवं ब्यूरो को सृजित करना तथा संगठन के कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान कार्य निष्पादन करना ही लोक नीति के प्रमुख ध्येय हो सकते हैं। इस दृष्टि से लोक नीति पद सोपानीय श्रृंखला पर आधारित होती है, अर्थात व्यापक नीति सर्वोच्च स्तर पर निर्मित होती है जो समग्र दृष्टिकोण के आधार पर होगी तथा जैसे जैसे स्तरों में नीचे की दिशा की ओर आते हैं तो नीतियाँ ज़्यादा लक्ष्योन्मुख होती जाती हैं। लोक प्रशासन का संबंध लोक नीतियों से होता है। लोक नीति क्रमानुसार संरचनाओं निर्मित करती है तथा दिशा प्रदान करती है। इस तर्क पर यह कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन नीति शून्यता की स्थिति में संचालित नहीं हो सकती। प्रशासनिक संरचनाएं जो प्रशासक के कुशल नेतृत्व के द्वारा निर्देशित होती है। लोक नीति प्रशासकों के कार्यकुशलतापूर्वक प्रयास कर निर्भर करता है कि वह नीतिगत निर्णय को निष्पादित कर सकेगा अथवा नहीं। वॉरेन बेनिस ने सफलता नेतृत्व की निम्नलिखित क्षमताएं बताई है जो प्रशासक को नीति नेतृत्व क्षमता संवर्धन में मददगार हो सकती है। निर्णय के द्वारा समावेशी अर्थ सृजित कर सकते हैं, एक ओजस्व व विशिष्ट आवाज प्रदान कर सकते हैं, ईमानदारी और पवित्रता स्थापित कर सकते हैं, ग्रहित क्षमता विकसित कर सकते हैं। इसके द्वारा नीति नेतृत्व क्षमता के द्वारा ये हमारे मदद करती है। किसने कहा है? वॉरेन बेनिस ने कहा है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।